नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर में बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मंसूर आए। मुंबई से ट्रेन से उनका मंदसौर आगमन हुआ। इस अवसर पर बोहरा समाज के नागरिकों ने शानदार स्वागत किया। मंदसौर शहर में बोहरा समाज के धर्मगुरु मुफद्दल सैफुद्दीन का मंदसौर आगमन हुआ। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उनका भावभीना स्वागत किया गया। बोहरा समाज स्काउट बैंड भी इस मौके पर मौजूद रहा। बड़ी संख्या में समाजजन रेलवे स्टेशन पहुंचे। बोहरा समुदाय के पीआर समन्वयक फिरोज अली कापड़िया ने बताया कि 20 वर्षों की अवधि के बाद सैयदना साहब एवं उनके परिवार का मंदसौर में मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि सैयदना साहब एवं उनके प्रतिनिधि मंडल के लिए आरामदायक प्रवास सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई है। स्वयं सेवकों को भी तैनात किया है। उन्होंने बताया कि सैयदना साहब का 2 दिनों तक मंदसौर में कार्यक्रम रहेगा। वे दौलतगंज में नवनिर्मित मोहम्मद मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मस्जिद से एक उपदेश भी देंगे, जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को जीवन के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। उपरांत सैयदना साहब समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। उनके घरों पर जाकर उनका हालचाल पूछेंगे। मंदसौर शहर में पिछले कई वर्षों से दीपावली पर रोशन होने वाले मिट्टी के दीपक बनाने का कार्य प्रजापति समाज के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में बनने वाले मिट्टी के दीपक मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में बिकते हैं। यानी कि दीपावली पर मंदसौर की मिट्टी से बने दीपक से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहर रोशन होते हैं। नवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां और तेज हो गई है। इस बार नवरात्रि महोत्सव में अनेक शुभ संयोग रहेंगे। 3 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस बार अक्टूबर माह में नवरात्रि के साथ ही दशहरा व नवंबर के पहले दिन ही दीपावली का त्योहार रहेगा। इसी दौरान करवा चौथ व धनतेरस भी मनेगी। नवरात्रि महोत्सव के साथ ही दीपावली उत्सव की भी तैयारियां चल रही है, जहां माता की मूर्तियों के अलावा मिट्टी के दीपक का निर्माण भी शुरू कर दिया है। नवरात्रि महोत्सव के मद्देनजर आकर्षक प्रतिमाएं बनाई जा रही है। इस बार छोटी बड़ी सभी तरह की प्रतिमाएं रहेंगी। इन मूर्तियों की सजावट कलाकार कर रहे हैं। मंदसौर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान कोई 60 से अधिक स्थानों पर माता की प्रतिमाओं की स्थापना होगी। इसके साथ ही पांडाल स्थापित करने वाले आयोजकों को यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि यातायात व्यवस्था में बाधा न हो। पांडाल में वॉलंटियर की तैनाती की जाए। एसडीएम द्वारा पांडाल स्थापित करने के लिए अनुमति दी जा रही है। नवरात्रि महोत्सव को लेकर पिछले दिनों जिला गरबा मंडल की बैठक भी हुई थी। आपको बता दें कि दीपावली पर रोशन होने वाले दीपक भी प्रजापति समाज के लोगों द्वारा बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अशोक कुमार। अशोक को बताया दीपक बनाकर मिट्टी के कितने साल से बना रहे हैं और ये दीपक कहाँ जाते हैं? ये तो 25-30 साल से बना रहा हूँ। और यहाँ आसपास में सीतामऊ तक जाते हैं। सीतामऊ, प्रतापगढ़, मतलब 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से दिए। दीपावली पर विशेष करके बिक्री होती है। हाँ, मैं बेचने वाले ले जाते हैं मेरे से। कितनी मेहनत लगती है दीपावली में? मेहनत तो बहुत है, बहुत मेहनत है। गारा आजकल गारा बहुत दूर से लाना पड़ता है। मिट्टी आसपास है ही नहीं मिट्टी, इसमें ही पकड़ दाकर होत रही है। शुक्रवार रात को जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां भर्ती 26 बच्चों की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद 17 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसी को उल्टी बुखार हो गया तो किसी को शरीर में फफोले उड़ गए। सूचना पर प्रशासन, पुलिस और अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उक्त इंजेक्शन को जब्त कर लिया। वहीं सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल एक दिन पहले बच्चों को रोजाना की तरह एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद 17 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 6 बच्चों को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया तो वहीं 3 बच्चों को परिजन अपने साथ निजी अस्पताल में ले गए। 8 बच्चों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। मौके पर एडीएम लक्ष्मीगढ़, एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार, सिविल सर्जन, थाना प्रभारी आदि पहुंचे। मैडम बताइए, अभी यहाँ पर अस्पताल में जो बच्चों की हालत बिगड़ी थी, क्या कुछ स्थिति रही? कितने बच्चे थे? क्या मामला है? मैं मौके पे आया हूँ। मुझे यहाँ से सूचना मिली थी कि जो बच्चों का वार्ड है यहाँ पे कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद सीवरेज वाला प्रॉब्लम हुआ। तो अभी आकर मौके पे देखा है तो बच्चे ऑलमोस्ट अंडर ऑफ कंट्रोल है। और कुछ 3 बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके माता पिता लेकर गए। हम लोग वहाँ भी देखने जा रहे हैं। 3 बच्चे आईसीयू में हैं, बट दे आर आल्सो स्टेबल। टोटल कितने बच्चे भर्ती थे? हाँ, 16 टोटल बच्चे तो ये ज़्यादा 26 बता रहे हैं, पर उनमें से 26 में से 16 बच्चों को सीवरेज वाला प्रॉब्लम हुआ। मैं प्रथम दृष्टया क्या स्थिति सामने, किस वजह से? वो हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं। उन्होंने जो इंजेक्शन लगवाया है उसको हमने टेस्ट के लिए अलग रखवाया है। अभी आप तो बच्चों से मिले, हालत क्या है वर्तमान? हाँ, स्टेबल है।
दे आर आल्सो स्टेबल। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट लगा रहे हैं। अंकल जी बताइए, यहाँ पर अस्पताल में क्या कुछ मामला हुआ? बच्चों की तबीयत बिगड़ी, आपके भी कौन भर्ती थे, क्या रहा यहाँ पर? यहाँ पे जो बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इसमें खुद मेरे 3 बच्चे हैं। एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद सिकंदर है, एक मेरी पोती है जिसका नाम रहमत है, और एक मेरी दूसरी नवासी है, उसका नाम असमीरा है। सबसे देखने की बात ये है कि जो बच्चों को दवा दी गई और जो मेडिसिन गलत दिया गया उसकी कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद जब बच्चों ने स्थिति पलंग पे खराब होने लगी तो उसको देखने वाला कोई नर्स के पल्ले नहीं पड़ी, ना कोई डॉक्टरों के पल्ले पड़ी। अपने परिजनों ने खुद हम मचाया कि हमारे बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इनके फूले फुंसी हो रहे हैं। उसके बाद में अस्पताल में भगदड़ मची, जब सब दूर से एक साथ आवाज़ निकली। लेकिन बच्चों को अगर जैसे मेरे 3 बच्चे हैं वो अनकंट्रोल हो गए थे बिल्कुल। वो मैंने मंजू के यहाँ ले जाके भर्ती करा, वहाँ स्टाफ ने फुल मेहनत करी। फुल मेहनत करने के बाद उन्होंने पर्चा मंगाया कि मेडिसिन कौन सा दिया, तो मेडिसिन कुल मिला के गलत दिया गया था। अब इनका कहना ये है कि कंपनी ने गलत बना दिया। मेरा कहना ये है कि जो दूसरे बच्चे, मेरे बच्चे, सारे मेरे बच्चे हैं, 26 बच्चे जो भी आईसीयू में सीरियस चल रहे हैं। नीमच एक बढ़िया शहर है, अगर यही घटना उदयपुर या बाहर कहीं होती तो उधम दूसरा होता। सबसे बड़ी लापरवाही क्या होती है कि नर्सों के लिए पूरे स्टाफ का काम संभाल दिया जाता है, वही चेक कर रही हैं, वही दवा दे रही हैं, वही सुई लगा रही हैं। अगर बच्चों की इसमें बच्चे मर जाते उसका धनी कौन है? तो मेरी निवेदन अपील यही है कि दवा जहाँ से भी गलत आई और जिस फर्जी दवा से ये बच्चे मरते या बच्चे बचे, उस दवा के उसके ऊपर पूरा मुकदमा बनना चाहिए और इसकी न्यायिक जाँच होकर डिक्लेयर होना चाहिए कि बच्चों के इसमें कारण क्या था। इसकी लिपापोती नहीं हो और लिपापोती हो के आगे और बच्चे मरे, ये दवा गलत बने। इसका गवर्नमेंट पैसा पूरा दे रही है, प्रशासन पूरा दे रहा है, लेकिन दवा ये फर्जी थी। अनवर हुसैन कुरैशी, नीमच। मंदसौर शहर यूं तो गुमटियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि पूरे शहर में जहां देखो वहां गुमटियां ही गुमटियां दिखाई देगी। तो वहीं वर्तमान में शहर में गुमटी माफिया द्वारा शहर में जहां खाली जगह दिखी वहां ही रख देते हैं। नगर पालिका द्वारा जल्द ही अभियान चलाकर पहले चरण में बंद पड़ी गुमटियां जब्त की जाएगी। मंदसौर नगर पालिका कर्मचारियों की अनदेखी कहें या लापरवाही, शहर में जहां देखो वहां गुमटियां ही गुमटियां दिखाई देने लगी है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से शहर में गुमटी माफिया सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं अपना अधिकार जमाते हुए बंद गुमटी रखकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। जब इस बात को लेकर नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा जल्द ही शहर में एक विशेष अभियान चलाकर पहले चरण में बंद पड़ी गुमटियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष दल बनाया है, जो शहर में बंद पड़ी गुमटियों की जांच करके जल्द ही पहले चरण में बंद गुमटियां हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शहर के लक्ष्मण दरवाजा व बाफना मार्केट क्षेत्र में ही करीबन 500 से अधिक बंद गुमटियां पड़ी हुई है। शहर में जगह जगह जो है गुमटियाँ पड़ी और कई जगह बंद पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान जो है नगर पालिका को भी हो रहा है। बिल्कुल, हमने इसके लिए आदेशित कर दिया है, हमने और अध्यक्ष महोदया ने, कि जितनी भी बंद पड़ी गुमटियाँ हैं सबसे पहले राउंड में उनको हटाया जाए। क्योंकि जितनी अवैधानिक गुमटियाँ जो कई नई जगहों पर रख दी जा रही हैं, सबको हटाने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। और जो बंद पड़ी गुमटियाँ हैं उसको प्रथम चरण में हटाना है, क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि कई जगह गुमटियाँ बंद रखी हुई हैं यूँ ही, वो बहुत यातायात और सुंदरता के ख्याल से भी बाधित हो रही है। तो ऐसी बंद बड़ी गुमटियों को 2-3 दिन के अंदर सबको हटा देंगे। नीमच जिले के मनासा विकासखंड में शुक्रवार देर शाम और शनिवार सुबह क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। अचानक हुई तेज बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल क्षेत्र में इन दिनों सोयाबीन फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में किसानों के खेतों पर कटी पड़ी सोयाबीन की फसल गीली होने से किसानों को चिंता सताने लगी है। सोयाबीन फसल गीली होने के बाद पर्याप्त मात्रा में भाव नहीं मिल पाता है और कई दिनों तक पानी में भीगने से सोयाबीन या तो सड़ना शुरू हो जाती है या फिर अंकुरित होने लगती है। ऐसे में बेमौसम बारिश के कारण किसान फसल खराब होने को लेकर परेशान हैं। मनासा क्षेत्र के ग्राम मोयादेवरी, खवासा, बड़कुआ, भाटखेड़ी, सेमली, जागीर सहित कई ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया और सोयाबीन फसल पानी में तैरती दिखाई दी। किसानों ने शासन से जल्द खराब हुई सोयाबीन फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। नीमच जिले में शुक्रवार देर शाम से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। मानसून की अंतिम बारिश ने जहां एक बार फिर बड़े तापमान में गिरावट ला दी है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दरअसल जिले में इन दिनों सोयाबीन सहित कुछ अन्य फसल कटाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में कल शाम से हो रही बारिश ने किसानों की खेतों पर कटी पड़ी सोयाबीन की फसल को गीला कर दिया। फसल गीली होने का विपरीत प्रभाव सोयाबीन की उपज के दामों पर पड़ेगा। गीली होने से चमक खत्म हो जाती है, दाना चटक जाता है, फसल सड़ने और पुनः अंकुरित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे किसान को दाम सही नहीं मिलता है। वहीं तेज बारिश की वजह से जिले के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नीमच शहर को भरभड़िया गांव से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क किनारे खेतों में फसलें खराब हो रही है। साथ ही जावत सही अन्य स्थानों पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इसी तरह शहर के डुंगलावदा की और कनावटी के बीच स्थित नाले में भी पानी आ जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। नीमच सिंगोली मार्ग पर नेवर गांव के करीब नाले में पानी आ जाने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। नीमच शहर के पंचवटी कॉलोनी जाने वाले रास्ते की पुलिया पर पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल जिले में बारिश का लगातार दौर जारी है। वहीं बारिश से सीआरपीएफ के नाले की दीवार टूटने से पानी पुलिस लाइन में घुस गया, जिससे पुलिस परिवार के घरों में अफरा तफरी मच गई। करीब 21 पुलिस क्वार्टर में पानी घुस गया, इससे घरों में रखा सामान खराब हो गया। पुलिस लाइन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिन परिवार के घरों में पानी घुसा उनको घर से बाहर निकाल कर लाया गया। वहीं परिवार के अस्थायी रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई। इस दौरान एक सांप की रेस्क्यू किया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह छोड़ा। क्या कुछ तस्वीरें रही, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कनावटी वाला तालाब की तरफ से पानी आ जाता है यहाँ पे, और चूँकि ये पीछे सीआरपीएफ वाले कैंपस में नाला जो संजीवनी की तरफ जाता है, वो नाला बहुत छोटा है, इस कारण से पानी का भराव यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कोई दीवार भी टूटी है, क्या कोई स्थिति रही? सीआरपीएफ की तरफ से जो दीवार बनी हुई, वो दीवार टूटने से पानी का प्रेशर इधर ज़्यादा आ गया। सीआरपीएफ वाली जो दीवार है वो टूटने से पानी यहाँ पे ज़्यादा भर गया। सर, अभी यहाँ पे जो रहवासी हैं उनकी भी दिक्कत आ रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं टेम्परेरी प्रशासन की पुलिस की तरफ से की जाएगी? हाँ, पुलिस की तरफ से इनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई। यहाँ पे अस्थायी तौर पे रहने की इनकी व्यवस्था किया गया। बाकी जो भी मूलभूत सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कितने लोग प्रभावित हुए लगभग पुलिस परिवार? लगभग ये 20 क्वार्टर जो नीचे वाले जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें वो प्रभावित हुए। बाकी तो पूरी पुलिस लाइन प्रभावित है, लेकिन 20 क्वार्टर में ज़्यादा। शनिवार को नीमच एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के नाम एक ज्ञापन दिया। दरअसल इस बार आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ शारीरिक दक्षता के अंकों को भी सम्मिलित किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा आगामी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 दिन आयोजित की जाएगी। आरक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के अंकों को जोड़ने के बाद जारी किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को बारिश होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि परीक्षा आयोजन स्थल के सभी मैदान गीले मिलेंगे, जिससे उन्हें दौड़, गोला फेंक एवं लंबी कूद में बारिश से अच्छा प्रदर्शन करने में दिक्कत आएगी। बारिश की वजह से इस पर असर पड़ेगा, जिससे परीक्षा परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उक्त परीक्षा को 16 अक्टूबर के बाद आयोजित किया जाए, ताकि इस तरह की सभी परेशानियों से निजात मिल सके। कौन लोग हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर आए, क्या मांगे आप लोगों? जी सर, नमस्कार सर। हम सभी यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करे हुए अभ्यर्थी हैं, जिनका द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा होने जा रहा है। लेकिन भारी बारिश की वजह से सभी ग्राउंड गीले हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे 3 इवेंट लंबी कूद और शॉर्ट पुट और रनिंग तीनों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस वजह से इस बार नंबर सिस्टम है, जिस वजह से मेरिट नंबरों के आधार पर दी जाएगी। बारिश की वजह से कोई भी अभ्यर्थी अपना 100% देने का प्रयास करेगा, लेकिन दे नहीं पा रहा है। इस वजह से हम सबकी मांग है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए एवं हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। क्या नाम है? कब है सर, मेरा नाम निधिश रावल है। कब है तारीख और कितनी आगे? सर, अभी 30 तारीख और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को फिजिकल है, उसके बाद में 16 अक्टूबर को होगा। इसके बीच में वापस छुट्टी आ जाएगी। तो हमारी मांग है कि इन 3 दिनों को आगे बढ़ाया जाए, तब तक बरसात रुक जाएगी। किस बात को लेकर क्या मांगे, क्या समस्या हो रही है आपको? सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती जो अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसकी लिखित परीक्षा में हम सब उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो शारीरिक दक्षता में पिछली बार से इसी बार से ये प्रावधान किया गया है कि 50% फिजिकल के अंक और 50% लिखित परीक्षा के अंक होंगे। तो उसके हिसाब से अगर अभी बारिश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम अचानक परिवर्तित हो गया है और भारी मात्रा में वर्षा हो रही है, जिसके कारण लगभग सभी ग्राउंड गीले हो चुके हैं, जिस पे लंबी कूद, गोला फेंक के सारे ट्रैक गीले हो चुके हैं और वहाँ कीचड़ हो चुका है। तो इस कंडीशन में अगर हम गोला फेंकते हैं तो वो बार बार हमारी उंगलियों पे स्लिप होगा और वो गिर जाएगा, जिससे कि हम पूरा उतना एफर्ट लगाते हुए भी वो गोला उतना नहीं जा पाएगा और इसका सीधा अंक हमारे मेरिट के अंकों पे पड़ेगा, क्योंकि इस बार 50% अंक शारीरिक दक्षता के रहेंगे। तो उस वजह से होगा ये कि हमारे उधर 5-6 नंबर का असर हमारे मेरिट पे पड़ेगा, तो जिससे हम डिसक्वालीफाई हो जाए। हमारी मांग ये है कि जो 30-1-2, क्योंकि वर्षा इन्हीं दिनों में हो रही है और मौसम विभाग ने भी इन्हीं दिनों में अलर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि 30-1-2 के जो फिजिकल है, क्योंकि 3 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है और वो 15 तक छुट्टी रहेगी और आगामी फिजिकल वापस 16 से शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि इन तीनों तारीखों को 16 के बाद शिफ्ट कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि शर्मा है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 अंतर्गत नगरपालिका परिषद मनासा द्वारा शनिवार को परिषद के सामने सफाई मित्र एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक सहयोग एवं सम्मानित करने हेतु सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में करीब 95 सफाई मित्रों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य परीक्षण कर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट का वितरण किया गया। आयोजित शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को पुरस्कृत किया गया। शिविर में सफाई मित्रों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए योजनाओं से जोड़ा गया। आयोजित शिविर में नगर परिषद अधिकारी रितेश पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सीमा अजय तिवारी सहित परिषद पार्षदगण, अधिकारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर टीम मौजूद रही। शिविर के दौरान डॉक्टरों द्वारा सफाई कर्मियों का BP, शुगर, त्वचा रोग, खून की जांच व अन्य बीमारियों की जांच की गई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए